आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बैड डेब्ट, डूबत ऋण। बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत बार हम किसी से लोन लेते हैं या हम किसी को लोन दे देते हैं, यानी पैसे दे देते हैं उधार में। तो अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं और वो दिए हुए पैसे अगर डूब जाते हैं, या मान लो आपने किसी कंपनी को या किसी को भी, आपका जो डेटर्स है जिसको भी आपने पैसे दिए हैं, वो दिवालिया हो जाता है, उसका बिजनेस डूब जाता है, तो इस कंडीशन में क्या हम ऐसा मान लेते हैं कि अब वो पैसे हमारे पास वापस नहीं आएंगे। तो वो जो पैसे वापस नहीं आने वाले होते हैं उन्हें हमें दिखाना होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे टैली के खातों में वो डेटर्स हमेशा दिखेगा, मतलब ये दिखेगा वो कि हमारे इतने पैसे पेंडिंग है। तो अब जब हमें पता है कि वो पैसे आने वाले हैं ही नहीं, वो दिवालिया हो गया है, तो इस कंडीशन में हमें उसका अकाउंट बंद करना होता है, अकाउंट क्लोज करना होता है। तो उसके लिए हम एक बैड डेब्ट्स की एंट्री करते हैं, उससे क्या होता है कि डेटर्स का अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक है, कैसे देखो क्या होता है, थोड़ी देखते हैं। जब कोई ग्राहक दिवालिया घोषित हो जाता है तो उससे ऋण की कुछ राशि प्राप्त नहीं हो पाती है। इस प्राप्त नहीं होने वाली राशि को अशुद्ध या डूबत ऋण कहते हैं। यह व्यापार के लिए हानि है। डूबत ऋण खाते में नाम मात्र के खाते के रूप में डेबिट और देनदार खाते में क्रेडिट किया जाएगा। देखो, बैड डेब्ट्स हमारे लिए हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, हमारे लिए हानि। और आपको पता है कि लाभ, हानि और एक्सपेंस और इनकम हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर काउंट करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे एक्सपेंस, हानि को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैड डेब्ट्स को इसलिए हम डेबिट करेंगे। और जब भी हमने, आपको पता हो कि अगर हम किसी को उधार पैसे देते हैं तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट, यानी वो जो हमारा डेटर्स है उसके अकाउंट को तो डेबिट करते हैं और हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो अभी इस कंडीशन में अकाउंट क्लोज कैसे होगा कि आपने जिस खाते को एक बार डेबिट किया आप उसको आप क्रेडिट कर दें। तो इसलिए हम टू डेटर्स हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस डूबत राशि का कुछ अंश बाद में प्राप्त हो जाए तो वह व्यापार का लाभ होगा। यानी मान लो अगर हमारे जो पैसे दिए हैं उनमें से कुछ पैसे हमारे, मान लो हमने ये मान लिया कि सामने वाला दिवालिया हो गया है और हमारे पैसे वापस नहीं आएंगे, फिर भी अगर उसमें से कुछ पैसे वापस आ जाते हैं, तो अगर हमारे पास पैसे आते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू जिसने हमें पैसे दिए हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे अगर वो डूबे हुए पैसे वापस आते हैं, ठीक है, लेकिन हम डेटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अकाउंट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, जो अकाउंट क्लोज हो चुका है अब उसमें दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। अब हमने उस अकाउंट को तो क्लोज कर दिया है ना, तो इसलिए हम एक और अकाउंट, एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो इस राशि को वसूल हुआ अशुद्ध ऋण यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। यह एक उल्लेखनीय है कि डूबत ऋण की राशि प्राप्त होने पर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, देनदार का खाता नहीं, क्योंकि देनदार का खाता राशि डूबने पर बंद हो चुका है। जब हमने बैड डेब्ट्स अकाउंट की एंट्री की थी तो हमने वो सारे पैसे डूबे हुए मान लिए थे। ठीक है, और डेटर्स का अकाउंट क्लोज कर दिया था। लेकिन अब अगर वो पैसे वापस आते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे व्यापार में कैश आ रहा है, टू डेटर्स अकाउंट हम कर नहीं सकते क्योंकि हम क्लोज कर चुके हैं, इसलिए हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट करेंगे। ठीक है, ये डूबत ऋण की एंट्री में किसी का कोई डाउट है? नो मैम। ओके, डिस्काउंट, ये हमारा जो टॉपिक है डिस्काउंट, इसको हम हिंदी में बट्टा बोलते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं डिस्काउंट क्या होता है। टैली में डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, जब विक्रेता, पहला है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जब विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल की मूल्य सूची पर एक निश्चित दर से बट्टा दिया जाता है तो उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। इस बट्टे की अलग से कोई जनरल प्रविष्टि नहीं की जाती है। देखो, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में क्या डिफरेंस है कि व्यापारिक बट्टा जो होता है ना, वो टोटल सूची पे, जैसे क्या होता है कि मान लो हमने किसी शॉप से 2000 का माल, 2000 ₹40 का माल खरीदा, ठीक है, तो आप और हम सब जानते हैं कि अगर आपने 2000 का माल खरीदा है तो ₹40 का हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो जो मूल्य सूची पर, एक होता है कि आप, जैसे एक कैश डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि आपने जितना भी माल लिया उस टोटल अमाउंट पे जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है ना, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है।
और इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है। आपको भी पता है कि देखो, अगर हम मान लो 2000 का माल लेकर आए हैं 2050 का, ठीक है, और अगर हमने 2000 करवा लिया उसको, तो वो सामने वाला बिल में क्या करता है, 2050 काट के 2000 ही लिख देता है उसको, कि हम उसने हमें माल 2000 का ही दिया है। ठीक है, वो 50 रुपए अलग से एंट्री करके नहीं शो करते हैं। तो उस एंट्री को हम कैसे करेंगे, देखो इसमें एक एंट्री है कि राम को मूल्य सूची के आधार पर 2000 का माल 8% व्यापारिक भत्ते पर विक्रय किया। तो अब 2000 का 8% कितना होता है, 160 रुपए होता है। ठीक है, तो व्यापारिक भत्ते की इसकी कोई जनरल प्रविष्टि नहीं होगी। तो देखो, राम अकाउंट डेबिट, हम सिर्फ जो सेल्स की एंट्री करते हैं कि हमने माल बेचा है, तो वो एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो 2000 का माल है उसमें हमारा जो डिस्काउंट है उसको लेस करके दिखा देंगे। मतलब जो हमने डिस्काउंट जो हमने दिया है उसे हम लेस करके दिखा देंगे। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की एंट्री में उसकी हम अलग से लेजर क्रिएट करके एंट्री नहीं करेंगे कि हमने 1840 का ही माल बेचा है। 2000 का माल आपने 8% व्यापारिक बट्टे पर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको साफ साफ वो लोग लिख के देंगे कि या आपकी जो सेल हुई है उस पर जो आपको बट्टा दिया गया है वो कौन सा है, व्यापारिक बट्टा है या कैश डिस्काउंट है, ये वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट यानी जो व्यापारिक बट्टा है उसमें हमें अलग से कोई एंट्री नहीं करनी होती। अब यही ऐसे मान लो अगर कोई और एंट्री हो तो उसमें भी हमको सेम ही चीज करनी है, डायरेक्ट आपको लेस करके उसी अमाउंट से एंट्री करनी है। ठीक है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका ट्रांजेक्शन चाहे उधार में हुआ हो चाहे नगद में हुआ हो। ठीक है, मान लो जैसे मान लो तो कैश की है, अगर आपने मान लो उधार में ट्रांजेक्शन किया है तो भी तो आप क्या करेंगे, उधार में ट्रांजेक्शन हम करेंगे तो अब जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है तो उधार का ही है। मान लो अगर हमने कैश में भी ट्रांजेक्शन किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो भी सेम ही चीज रहेगी। इसमें जरूरी नहीं है कि भाई आप नगद में ट्रांजेक्शन करो तो ही ये करना है या उधार में करो तो ही ये करना है। ठीक है, आप नगद में कर लो, अगर आप नगद में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप उधार में कर रहे हैं जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जब भी आपके पास जब पैसे आएंगे तो वो 1840 की एंट्री करेंगे आप कैश वापस आने की। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि अभी अगर यहाँ पे हम 1840 नहीं लिखते तो वो कैश डिस्काउंट में क्या होता है, देखो कैश डिस्काउंट में जाते हैं, ये तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जल्द भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट व्यापारी द्वारा अपने देनदारों को दी जाती है। देखो कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि कैश डिस्काउंट देने के लिए पहले उधार में ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि कैश डिस्काउंट क्या होता है कि अगर हम सामने वाले को यानी अगर हम किसी देनदार को उधार में माल बेचते हैं तो वो माल टाइमली हमारे पास हमारा कैश आ जाए, वो टाइमली पेमेंट कर दे, उसके लिए हम डिस्काउंट रखते हैं कि जैसे अगर आपने 7 दिन में पेमेंट कर दी तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हो, मान लो आपने माल 2000 का बेच दिया और हम बोल दें कि ठीक है, अगर आपने टाइमली 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो हम आपको 8% का 5% का डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट वो होता है कि जल्द भुगतान प्राप्त करने के लिए पेमेंट जल्दी मिल जाए, इसलिए व्यापारी अपने कस्टमर्स को जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट देने के लिए उधार में ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि व्यापारिक बट्टे में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे ट्रांजेक्शन उधार में हो चाहे नगद में हो, उसका प्रोसीजर सेम रहेगा। उसे नगद बट्टा कहते हैं। ठीक है, यह खाता नाम मात्र का खाता होता है। देखो ये जो हमारा, इसमें हमें एक लेजर क्रिएट करना होता है डिस्काउंट अकाउंट के नाम से। अभी तक इससे पहले भी मैंने डिस्काउंट की एंट्रीज आपको बताई, तो डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंडर आता है। अब अगर वो जब नगद बट्टा प्राप्त किया जाएगा तो वो आपके आय के रूप में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हमारी जितनी भी इनकम्स होती है उनको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। और अगर देनदारों को ये बट्टा दिया जाएगा यानी अगर हम बट्टा दे रहे हैं तो ये हमारे लिए हानि होगी और हम इसे नॉमिनल अकाउंट के अंडर डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, देखो एक एंट्री देखो कि यदि राम से 1840 के स्थान पर पूर्ण भुगतान के रूप में 1800 रुपए प्राप्त हुए, यानी कि हमने किसी को 1840 का माल उधार में बेचा था। ठीक है, अब जब उन्होंने पेमेंट किया तो उन्होंने सिर्फ 1800 रुपए का पेमेंट किया। ठीक है, तो अब हमें वो 40 रुपए दिखाने तो पड़ेंगे ना, क्योंकि जब हमने एंट्री की थी तो हमने एंट्री क्या की होगी, सेल्स की, कि भाई जो भी नाम है उनका, मान लीजिए राम नाम है जिनको हमने उधार में माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री की होगी ना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर हमने वो एंट्री 1840 से की है और अब हम अगर कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट अगर हम करते हैं 1800 से, तो 40 रुपए का डिफरेंस दिखेगा ना, तो वो अकाउंट क्लोज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट क्लोज कब होता है, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमें 40 रुपए एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो वो एडजस्ट करने के लिए हम एक डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक चीज, नगद बट्टे में क्या होता है, जब आप सेल्स की एंट्री करते हैं, मान लीजिए एक एंट्री है कि 1840 रुपए का जब आपने माल बेचा, कि हमने 1840 रुपए का माल बेचा 8%, 5% कितने भी बट्टे पर, कैश बट्टे पर, ठीक है, कैश डिस्काउंट पे, तो उस टाइम हमें कुछ नहीं करना है। उस टाइम हमें सिर्फ एक नॉर्मल कैश की एंट्री, नॉर्मल सेल्स की एंट्री करनी है, जैसे कि माल बेचने की एंट्री होती है, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अब देखो, कैश डिस्काउंट की एंट्री हमें कब करनी होती है, जब हमारे पास पेमेंट आ रहा होता है। जब हम सेल करते हैं तब हमें उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ नॉर्मल एक सेल की एंट्री जैसे होती है वैसे एंट्री करनी होती है। लेकिन जब हमारे पास पेमेंट आता है तब हमें डिस्काउंट एडजस्ट करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि जब आप सेल कर रहे होते हैं, आप तभी उस अकाउंट को लेस करके, उसमें से जो आपका अमाउंट है जितने का आपने डिस्काउंट दिया है, आप उसे लेस करके दिखा देते हैं, ठीक है। अभी आगे और एंट्री देखेंगे हम, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इस एंट्री को देखो कि 1840 के स्थान पर हमें सिर्फ कितने प्राप्त हुए, 1800 रुपए। तो अब हमें प्राप्त कितने हुए, देखो व्यापार में कोई चीज आती है तो हम उसे कैश अकाउंट, अगर कैश व्यापार में आ रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे रियल अकाउंट के अंदर। तो हमारी पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 1800 रुपए। अब चूंकि हमने डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। 1840 के स्थान पर 1800 प्राप्त हुए हमें, इसका मतलब 40 रुपए का ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हो गया हमारे लिए। तो हमने जो डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए खर्चा है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर खर्चे क्या होते हैं, डेबिट साइड शो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 रुपए से टू राम अकाउंट। अब राम अकाउंट का जो हमने 1840 से डेबिट किया था राम अकाउंट को, अब वो 1840 से क्रेडिट हो जाएगा और हमारे 40 रुपए भी एडजस्ट हो गए डिस्काउंट अकाउंट के हिसाब से। क्लियर। अब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जो 40 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा था वो भी मैनेज हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर एंट्रीज है उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एंट्रीज देखते हैं। बाबूलाल को माल बेचा, एंट्री बताइए इसकी। बाबूलाल अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। बाबूलाल से माल वापस आया 500 रुपए का। बाबूलाल से वापस आया सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू बाबूलाल। ठीक है, और कोई आंसर बताइए इसका, सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है, क्या वो ये एंट्री इनकी सही है? सही है मैम। अच्छा, मुझे बताइए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि माल हमारे पास वापस आ रहा है, व्यापार में माल वापस आ रहा है तो आतियों को नाम किया जाता है, इसीलिए सेल्स रिटर्न को नाम किए हैं, क्योंकि हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आया है। जब भी माल व्यापार में वापस आता है, वापस आना नहीं मतलब हम ऐसे देखते हैं कि माल अगर व्यापार में आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए डेबिट होगा, और व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। इसलिए हम सेल्स को तो क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, क्योंकि सेल्स की कंडीशन में माल व्यापार से बाहर जाता है और सेल्स रिटर्न की कंडीशन में माल व्यापार में वापस आता है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, बाबूलाल से पूर्ण भुगतान में 4000 रुपए प्राप्त हुए। 4000 प्राप्त मतलब कैश कैश अकाउंट दिया 4000 बाबूलाल से प्राप्त हुए, तो और डिस्काउंट अकाउंट दिया 500 टू बाबूलाल अकाउंट 5000। आप मुझे बताइए कि आपने बाबूलाल के जो अकाउंट है उसको 5000 से क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि जब हमने मुझसे माल
माल दिया था तो उसे 5,000 से डेबिट किया था। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री की थी, तो क्या आपने बाबूलाल के 500 रुपए एडजस्ट नहीं कर दिए थे? जब आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री की थी, तो क्या की थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बाबूलाल अकाउंट, तो क्या वो 500 रुपए एडजस्ट नहीं हुए थे? तो 500 रुपए तो वहीं की वहीं एडजस्ट हो गए थे। अभी तो सिर्फ 4500 रुपए बचे हैं ना। हमने माल बेचा था, ठीक है, 5,000 का। 5,000 में से 500 रुपए का माल तो बाबूलाल ने हमें वापस कर दिया ना, तो हम उसके पैसे कैसे जोड़ सकते हैं? सॉरी, गलती हो गई। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी एंट्री सही है, क्योंकि ये हमारा कौन सा डिस्काउंट था, हमने उसको उधार में माल बेचा था, यानी हमारा वो कैश डिस्काउंट था। ठीक है, तो अब कितना हो गया हमारे पास? 5,000 का माल हमने बेचा था, 500 का वापस कर दिया था, 4500 बचे थे। अब 4500 में से हमारे पास 4,000 वापस है। ठीक है, तो अब हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा बाबूलाल का जो खाता है वो क्रेडिट 4500 से बोलेगा। ठीक है, और हमें 500 रुपए एडजस्ट करने हैं, तो हमारे पास कितने पैसे आए? कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए आए हैं। ठीक है, उसमें से डिस्काउंट हमने कितने का दिया? डिस्काउंट हमने दिया है 500 रुपए का। अब हमने दिया है तो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे को हमें डेबिट साइड दिखाना होता है। इसलिए हमने क्या किया कि डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया है 500 से टू बाबूलाल अकाउंट 4500 से। ठीक है, तो हमारा जो अकाउंट है वो एडजस्ट हो जाएगा, और टोटल भी सही आएगा। नेक्स्ट एंट्री है, हरीश से 10,000 का माल उधार 2% नगद बट्टे की शर्त पर खरीदा। हरीश से 10,000 का माल उधार 2% नगद बट्टे की शर्त पर खरीदा। नगद बट्टे के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कैश डिस्काउंट की जब एंट्री होती है, तो सेल्स और परचेज में नॉर्मल सेल और परचेज की एंट्री होती है। आपको डिस्काउंट की एंट्री तब करनी होती है जब आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट प्राप्त कर रहे हो। अब जैसे हमारी परचेज की एंट्री है, तो ये एक नॉर्मल परचेज की एंट्री की तरह हो जाएगी कि 10,000 का माल हमने उधार खरीदा है हरीश से। ठीक है, जब हम इसको पेमेंट करेंगे हरीश को, तब हमें डिस्काउंट की एंट्री करनी है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक उसी तरह अगर आपने 10,000 का माल यहाँ बेचा होता, तो जब हरीश हमें पेमेंट कर रहा होता, तब हमें डिस्काउंट की एंट्री करनी है। अभी एक नॉर्मल परचेज की एंट्री, तो अब आप मुझे बताइए कि एक नॉर्मल हरीश से उधार माल खरीदा, उसकी एंट्री बताइए। परचेज अकाउंट या टू हरीश अकाउंट। 10,000 रुपए। हाँ, ठीक है, 10,000 को। अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमें तब करना है जब हम पेमेंट करेंगे डिस्काउंट में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी कि सोहन से 1,500 रुपए के माल के आदेश प्राप्त हुआ और 300 रुपए अग्रिम प्राप्त हुए। देखो, इसमें क्या होता है कि जो आदेश प्राप्त होता है ना, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे आदेश प्राप्त हुआ, या फिर हमने किसी को आदेश दिया, तो इनकी हमें एंट्री नहीं करनी होती, क्योंकि इसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना। मतलब ना तो पैसा जा रहा है ना पैसा आ रहा है। हमें एंट्री इसमें सिर्फ 300 रुपए की करनी है कि हमें 300 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, तो एक पैसे प्राप्त होने की जो एंट्री होती है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, हमारे व्यापार में पैसे आए, कैश आया 300 रुपए, टू सोहन अकाउंट पर्सनल अकाउंट देने वाला है, उसने पैसे दिए, इसलिए हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। हमें सिर्फ आदेश प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हमारे सोहन माल के आदेश प्राप्त हुए, या तो हम जब माल देंगे तब हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है, सुरेश को माल बेचा 8,000 रुपए का। सुरेश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 8,000 8,000। ठीक है, सुरेश को माल बेचने की एक नॉर्मल जो सेल्स की एंट्री होती है, हमने वो एंट्री कर दी है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि सुरेश दिवालिया हो गया और अंतिम भुगतान के रूप में 75 पैसे प्रति रुपया ही वसूल हो सका। इसकी एंट्री बताइए। 75 पैसे प्राप्त हुए, यानी आप मान लो कि 25% प्राप्त हुआ है आपको 8,000 में से, तो हमें इसकी एंट्री करनी है। मैम, एक हम्म। चीज पूछना था। हाँ।
इसे जैसे कि पहले यदि हम बैड डेब्ट्स इसे मान लिए होंगे तब तो मैम डाउट है, बता दीजिए। देखो, सुरेश को माल बेचा हमने 8,000 रुपए का, ठीक है, वो एंट्री हमारी हो गई। एक एंट्री होगी हमारी, सुरेश दिवालिया हो गया है, तो एक एंट्री हम दिवालिया होने की करेंगे, और एक एंट्री की अंतिम भुगतान के रूप में हमें 75 पैसे प्रति रुपया ही वसूल हुआ है। आपका डाउट सही है, लेकिन ये क्या है ना, एंट्री साथ में, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो गए हो कि सुरेश दिवालिया हो गया। एक तो हमें एंट्री करनी है बैड डेब्ट्स अकाउंट की कि वो दिवालिया हो गया, और एक हमारी जो एंट्री होगी वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट की होगी कि हमें उसके इतने पैसे प्राप्त हुए। इसकी 2 एंट्रीज बनेगी। हाँ, एक तो दिवालिया होने की होगी यस। और एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की होगी। हाँ, एक मिनट तो बता। बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू सुरेश अकाउंट दिवालिया होने का। अमाउंट अमाउंट तो 8,000। 8,000 कैसे होगा? पूरे पैसे थोड़ी ना डूबे हमारे। हमने 8,000 का माल बेचा था, लेकिन हमें देखो कितने पैसे प्राप्त हो गए, 75। ये दोनों एंट्री साथ में इसलिए लिखी गई है कि देखो आपको 75 पैसे प्राप्त हो गए हैं। इसका मतलब आपके डूबे कितने? सिर्फ 25%। आपका 25% ही तो डूबा है, 75% तो आपको वापस मिल गया है ना। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम भुगतान के रूप में 75% प्रति रुपया ही वसूल हो सका, यानी 75% तो आपको मिल गया है आपके 8,000 का, यानी 6,000 रुपए तो आपको मिल गए हैं। आपके डूबे सिर्फ 2,000 रुपए हैं। तो हम जब बैड डेब्ट्स अकाउंट की एंट्री करेंगे तो हम 2,000 अमाउंट से करेंगे। तो मिक्स एंट्री बनेगा। नहीं नहीं, एंट्रीज अलग अलग होगी, लेकिन ये एंट्री साथ में इसलिए लिखी गई है जिससे आपको जो फर्स्ट आप दिवालिया होने की एंट्री करें तो आपको उसका अमाउंट, देखो यहाँ पे जब लिखा है कि सुरेश दिवालिया हो गया, आप एंट्रीज को साथ में देखा करो। जैसे आपने माल बेचा 8,000 का, ठीक है, अब सुरेश दिवालिया हो गया और अंतिम भुगतान के रूप में सिर्फ 75 पैसे यानी 75% ही प्राप्त हुआ है। तो 75% कितना होता है 8,000 का? 6,000 रुपए हो गया ना। यस मैम। ठीक है, तो मतलब 6,000 रुपए हमें प्राप्त हो गए, हमारे सिर्फ 2,000 रुपए डूबे। 8,000 का 25% हम निकालेंगे तो हमारा मतलब 2,000 रुपया ही डूबा है। 75% यानी 6,000 रुपए तो हमें मिल चुके हैं, और उसके बाद वो दिवालिया हो गया था तो हमारे 2,000 रुपए डूब गए हैं। तो हमें यस। एंट्री करनी होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट कि वो हमारे पैसे कितने डूब गए हैं, 2,000 रुपए डूब गए हैं, ठीक है। और हमें प्राप्त कितने हुए हैं, तो हम कैश अकाउंट डेबिट, हमारे व्यवसाय में पैसा आया है, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, 8,000 का 75% 6,000 रुपए से कर देंगे। डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट एंट्री हमारी, हरीश को पूर्ण भुगतान नगद किया। इसकी एंट्री, हरीश से हमने 10,000 का माल खरीदा था ना 2% नगद बट्टे की शर्त पर, तो हाँ। अब हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री है 10,000 रुपए की। यस मैम, यस मैम। कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR हो एक जाएगा सेकेंड, 9। वन सेकेंड, हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट प्राप्त नहीं कर रहे हैं। कैश डेबिट तब होता है जब हमारे पास पैसा आता है, हमें पैसा देना है, पेमेंट करनी है। सॉरी मैम। हरीश को, हरीश अकाउंट DR, हम्म हरीश अकाउंट DR हो जाएगा 10 10,000 टू हाँ, टू डिस्काउंट अकाउंट। हरीश को एक सेकंड मैम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें कॉपी पे। हाँ करो। ठीक है मैम, 2 मिनट। मैम होगा हरीश अकाउंट DR 10,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 200 टू कैश अकाउंट 9,800। गुड, वेरी गुड।
देखो, हमारी एंट्री क्या थी कि हरीश से 10,000 का माल हमने 2% नगद बट्टे की शर्त पे लिया। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जब आप सेल्स में एंट्री करते हैं, सेल्स की एंट्री करते हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं करते हैं डिस्काउंट का। लेकिन जब हमारे पास पेमेंट आ रहा होता है या पेमेंट हम कर रहे होते हैं, तब हमें एंट्री करनी होती है। तो अब जब हरीश को हम पूर्ण भुगतान कर रहे हैं, तो हम उसे पैसे देंगे। जैसे 10,000 का हमने माल खरीदा, तो हमें 2% का डिस्काउंट है। इसका मतलब हमें 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट 10,000 से करेंगे हम टू कैश अकाउंट। हमने कैश कितना दिया है, 9800 रुपए। टू कैश डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट कितने का मिला है, 200 रुपए का। हमें डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारे लिए हमारी इनकम हो गई है। और इनकम को आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट साइड दिखाना होता है, इसलिए हमने कैश डिस्काउंट को क्रेडिट साइड दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, गिरीश को 8,000 रुपए का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। गिरीश अकाउंट डीआर टू परचेज सेल्स अकाउंट 7,600। एक बार दोबारा बोलना है एंट्री। बेचा गिरीश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 7,600। हाँ, वेरी गुड। देखो, क्योंकि ये क्या है, व्यापारिक बट्टा है। तो व्यापारिक बट्टे में क्या होता है कि हम जब सेल्स की एंट्री कर रहे होते हैं, हमें तभी उस एंट्री को दिखा देना होता है, लेस करके, अमाउंट में से लेस करके। तो हमारा क्या है कि 8,000 पे 5%। तो हम जब उस पे 8,000 का 5% निकालेंगे, तो कितना निकलेगा हमारा, 400। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8,000 में से 400 लेस करके, और जो अमाउंट है 7,600 रुपए से एंट्री करेंगे, 7,600 से, ठीक है। तो हमारी एंट्री होगी गिरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,600 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, महेश की तरफ बकाया 9,000 में से पूर्ण भुगतान में 8700 8,700 नगद प्राप्त हुए। महेश की कोई एंट्री महेश की कोई एंट्री है नहीं, ये लाइन अलग से ही है। तो ये ऐसे है कि महेश की तरफ बकाया, यानी कभी महेश को पैसे दिए होंगे, उसको 9,000 में से हमें 8700 रुपए यानी 8,700 रुपए ही प्राप्त हुए, नगद प्राप्त हुए। इसकी एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डीआर 8,700। डिस्काउंट अकाउंट डीआर 3,000 टू महेश अकाउंट 9,000। देखो, 9,000 में से हमें सिर्फ 8700 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब 300 रुपए का हमें जो डिस्काउंट है, वो हमें मैनेज करना होगा। क्योंकि अगर हमने माल बेचा है या पैसे दिए हैं, तो हमने महेश को क्या करा होगा कि महेश को 9,000 से हमने डेबिट साइड लिखा होगा, ठीक है। मान लो अगर हमने उसे पैसे दिए होंगे, तो हमने एंट्री क्या की होगी, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब जो 300 रुपए का जो डिफरेंस आएगा, वो हमें मैनेज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम उसको कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे 8,700 से। हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट हमारे लिए अब एक्सपेंस हो गया, हम दे रहे हैं तो डेबिट साइड आ जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 रुपए से, और टू महेश अकाउंट 9,000 से, ठीक है। मैम मैंने वही, हाँ, आपने वही बोला है, मैंने तो समझाया है। सॉरी, आंसर सही था। हमको लगा आप नहीं सुने इसे। नहीं नहीं, आंसर आपका सही था, मैंने बस उसे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एंट्री है, गिरीश से पूर्ण भुगतान प्राप्त किया। पर बेचा, इसका हो जाएगा गिरीश से पूर्ण भुगतान। कैश अकाउंट दिया टू गिरीश अकाउंट हो जाएगा, उसमें एक सेकंड, कितना था, 7,600। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने डिस्काउंट पे दिया था, तो उसी टाइम जो हमने अमाउंट जो दे दिया था, अब जब हमारे पास जो पेमेंट आएगा, वो उसी अमाउंट से आएगा। क्योंकि जब हमने दिया था, तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या होता है कि मूल्य जो सूची होती है ना, वो उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसी टाइम उसे 7,600 हमने लिख दिया था, ठीक है, लेस करके। तो अब जब हमारे पास पेमेंट आएगा, तो वो 7,600 का ही आएगा। तो हमारी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, व्यापार में पैसा आ रहा है 7,600 से टू गिरीश अकाउंट, ठीक है। आप में से किसी का कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हमारी स्लाइड हो चुकी है, आज लास्ट क्लास है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। सर को बता देना, सर पूछ के और आपको बता देंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम लोग एंड करेंगे क्लास को। मिथिलेश जी, अर्चना जी,
थैंक यू ऑल।